यार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस डुसेंट के सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। कल हम लोगों ने मध्यकालीन भारत इतिहास शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने भारत पर अरबों के द्वारा आक्रमण की जाती है उसके बारे में पढ़ा था। अरबों के द्वारा 712 ईस्वी में जो भारत का उस समय सिंध प्रांत हुआ करता था, वहां पे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण करके वहां पे अपना तरह से राज्य स्थापित कर लिया जाता है। उसके बाद मोहम्मद गजनी आता है, मोहम्मद गौरी आता है, वो भी भारत पे आक्रमण करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं और यहाँ से धन दौलत लूट के अपने यहाँ लेके जाते हैं अरब में और वहाँ अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं। फिर शुरू होता है दिल्ली पे सल्तनत काल का दौर। ओके, तो सल्तनत काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे वंशजों का एक एक करके दिल्ली पे शासन स्थापित होता है। तो सबसे पहले गौरी का जो गुलाम हुआ करता था, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये गौरी का गुलाम रहता है। गौरी जब भारत से वापस चला जाता है तो दिल्ली पे यही सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो सल्तनत काल में सबसे पहले अगर कोई वंश दिल्ली पे शासन किया था तो वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। तो गुलाम वंश तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो खिलजी वंश के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की बात करें तो गुलाम वंश का शासन जैसे ही समाप्त होता है, ओके, 1290 ईस्वी में, तो एक खिलजी शासक रहता है जिसका नाम रहता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके द्वारा दिल्ली पर 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की नींव डाल दी जाती है, यानी स्थापना कर दी जाती है। जो अपनी राजधानी कहाँ बनाता है तो किलोखरी में अपनी राजधानी बनाता है। फिर कुछ सालों तक, यानी लगभग 6 सालों तक शासन करने के बाद उसी का दामाद और कहें भतीजा भी था, जिसपे एक मूवी बनी हुई है, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके उस पे अपना शासन स्थापित कर देता है। तो क्या करता है, जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर यानी कि प्रयाग में कर दिया था। किस जगह पे उसकी हत्या की थी तो करामानिकपुर में। ओके, तो ये याद रखिएगा कि गुलाम खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, उसकी हत्या उसी का भतीजा और दामाद हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा 1296 ईस्वी में कड़िक मानिकपुर में हत्या कर दी जाती है। और उसकी हत्या के बाद खुद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बनता है। ओके, दिल्ली का सुल्तान खुद अलाउद्दीन बनता है। देख रहे हो ना कितना अजीब दिख रहा है ना इसका फिगर। अजीब एक तरह से कह सकते हैं कि इस पे एक मूवी बनी है, आप लोग देखे होंगे, बहुत ही उसमें खतरनाक रोल दिखाया गया है इसका। वाकई में वैसा ही व्यक्ति था वो। ठीक है, तो 1296 में दिल्ली का सुल्तान बनता है कौन तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम पूछता है तो इसका बचपन का नाम अली भी था और गुरसास्प भी था। गुरसास्प और अली दोनों नाम हुआ करता था। ओके, गुरसास्प और अली दोनों नाम हुआ करता था। आगे की बात कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना व अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया। पहला ये शासक था जो सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था और अस्थाई सेना रखना भी शुरू किया था। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे बड़ी विशाल अस्थाई सेना हुआ करती थी। पहले जितने भी शासक हुए थे उनके पास सेना तो थी, लेकिन अस्थाई सेना नहीं थी। यानी कि ये तो एक तो वेतन देना शुरू कर दिया, ठीक है, और अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया, तो इसके पास बहुत विशाल सेना हो गई थी। और एक और काम शुरू किया था कि ये उस समय सैनिक जो हुआ करते थे उनके चेहरे का एक तरह से मॉडल जो होता है वो भी लिखना प्रारंभ कर दिया था। आज के डेट में अगर कहीं पे गवर्नमेंट मान लीजिए सैनिक के रूप में किसी इंसान का भर्ती करता है तो आज के डेट में उसका फोटो वगैरह आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बना रहता है, जिसके माध्यम से उसकी पहचान हो जाती है। लेकिन पहले ये व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो सैनिकों को पहचानने के लिए सैनिकों का हुलिया लिखवाना भी शुरू कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये एक नया कार्य स्टार्ट किया था इसके द्वारा। तो देखो, घोड़ा दागने का भी प्रथा यही शुरू किया था, यानी घोड़ों की पहचान। मान लो उसके एक तरह से शासन में बहुत सारे घोड़े हुआ करते थे, लेकिन घोड़ों को पहचाना कैसे जाए उसके लिए घोड़ा को मोहर के द्वारा दाग दिया जाता था।
था, जिससे उसके घोड़े की पहचान हो जाती थी कि भैया हाँ ये अलाउद्दीन का ही घोड़ा है। और सैनिकों का जो हुलिया था उसको लिखने की जो प्रथा थी, सैनिकों की हुलिया, उसकी प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ओके, ये नया नया काम जो किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और भी बहुत सारे काम किए थे इसने नए नए, वो सारा पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत पूछता है इसके टॉपिक से, खिलजी से बहुत पूछता है। तो अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर कितना कर देता है, 1/2 भाग, यानी कि 50% ये राजस्व दर कर देता है। पहले 1/3 हुआ करता था, लेकिन ये बढ़ाकर 1/2 कर देता है। मतलब जितने भी भू राजस्व तरह से खेती से प्राप्त होता है, जितना भी धन, उसका आधा हिस्सा खुद अलाउद्दीन अपने दरबार में मंगा लेता था, यानी कर के रूप में ले लेता था। ओके, इसने कुछ और भी टैक्सेस बढ़ाए थे, जैसे इसने खम्स यानी लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा पहले 1/4 हुआ करता था, लेकिन उसके जगह पर ये 3/4 कर दिया। 3/4 कर दिया, यानी अगर किसी राज्य पे आक्रमण करता है अलाउद्दीन और उस राज्य को जीत लेता है, जीतने के उपरांत तो वहां का जो भी धन दौलत होगा वो लूटेगा ही। तो लूटने के बाद पहले हुआ ऐसा होता था कि अगर 4 किलो सोना कोई सैनिक लूटता था तो 1 किलो राजा को दे देता था, 3 किलो अपने पास रख लेता था। लेकिन ये नियम अलाउद्दीन खिलजी ने बदल दिया और क्या किया कि अगर 4 किलो सोना कोई लूटता है सैनिक तो 3 किलो अलाउद्दीन ले लेता था और 1 किलो उसके पास छोड़ता था, यानी कि 3/4 हिस्सा खुद ले लेता था, यानी राजस्व के रूप में वो ले लेता था। ठीक है, आगे की बात करें तो इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए, देखो ये क्या करता था ना, मूल्य नियंत्रण प्रणाली बड़े ही सख्त तरीके से चालू किया था अपने शासन। देखो अगर कोई व्यापारी कोई भी माल कम तौलता था ना, तो ये सीधे आदेश दे दिया था कि अगर कोई भी व्यापारी कम तौलते हुए पकड़ा जाता है तो उसका मांस उतना काट के निकाल लेना है। ठीक है, उसके शरीर से उतना मांस काट लेना है जितना कम अगर वो अनाज तौल के देता है। तो मार्केट में कोई भी व्यापारी अगर बेचता है अनाज और बाई चांस 100 ग्राम कम तौला तो 100 ग्राम उसका मांस काट लिया जाता था, ये व्यवस्था थी। तो इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए क्या करता है, तो कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। ओके, कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मतलब उसके बिना आदेश के आप 1 रुपया भी किसी वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ा सकते। अगर उसके जमाने में चावल का भाव 1 रुपया किलो है तो आप 1.25 रुपया किलो भी नहीं ले सकते, मतलब जब तक उसका आदेश ना आए। यानी फिक्स रेट होता था, उसके द्वारा तय कर दिया गया था कि इतना ही होना चाहिए तो इतना ही होना चाहिए। ओके, तो इसको लागू करने के लिए बहुत दृढ़ता से नियम कानून बनाए थे। अब देखो इसी के शासन काल में अमीर खुसरो हुआ करते थे। अमीर खुसरो, इनसे क्वेश्चन पूछता है जो भी, उसके बारे में हम बता देते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम था, वो था मोहम्मद हसन। ये पूछता है कि अमीर खुसरो का मूल नाम, यानी उसका वास्तविक नाम क्या था, तो मोहम्मद हसन था। खुसरो जो था वो एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य था। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था, तो अमीर खुसरो। इसने हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। किसे, तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। ओके, अब आगे की बात करते हैं। तो देखो एक गुलाम हुआ करता था, अगर आप मूवी देखे होंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर उसका गुलाम था, हालांकि वो खरीद के लाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत योद्धा भी था, शक्तिशाली व्यक्ति भी था और उसका वफादार भी था। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम के साथ बहुत वफादार था। तो क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर उसका सैन्य नायक था, सेना नायक हुआ करता था उस समय, सेनापति। तो उसको दक्षिण भारत जीतने के लिए अलाउद्दीन के द्वारा भेजा जाता है। अलाउद्दीन के द्वारा कुछ मस्जिद बनवाए गए थे, ठीक है, कुछ भवन बनवाए गए थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जमायत खाना मस्जिद ये अलाउद्दीन के द्वारा ही बनवाया गया था। जमायत खाना मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अलाउद्दीन के द्वारा। अलाई दरवाजा भी अलाउद्दीन के द्वारा बनवाया गया था।
सीरी का किला भी अलाउद्दीन के द्वारा बनवाया गया था। हजार खंबा महल भी अलाउद्दीन के द्वारा ही बनवाया गया था। ये सारे निर्माण कार्य अलाउद्दीन के द्वारा ही करवाए गए थे। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे की बात करते हैं तो देखो, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला में क्या कहा जाता है? तो रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला में रत्न कहा जाता है। रत्न यानी इस्लामी वास्तुकला बनाने का जो डिजाइन था ना, वो बहुत ही भव्य और शानदार हुआ करता था। इसलिए अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। सिकंदर एसानी, अपने आप को अलाउद्दीन के द्वारा सिकंदर एसानी की उपाधि दी गई थी। सिकंदर एसानी मतलब अपने आप को सिकंदर समझता था। सिकंदर जैसे पूरे विश्व को जीतने निकला था ना, वैसे भी ये भी निकला हुआ था। मतलब पूरे भारत को अपना बनाने के लिए, उसके बाद मतलब विश्व को जीतने के लिए अपने आप को सिकंदर समझता था ये, ठीक है। तो सिकंदर एसानी की उपाधि स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, यानी खुद को विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब, उसका मलिक याकूब, ठीक है, उसको दीवाने रियासत नियुक्त किया था। मलिक याकूब उसके दरबार में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसको दीवाने रियासत नियुक्त किया था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किससे मिलती है? तो बर्नी की एक किताब है, बर्नी, उसी के शासनकाल में जियाउल बर्नी एक लेखक हुआ करता था। उसका एक किताब है जिसका नाम है तारीखे फिरोजशाही। तारीखे फिरोजशाही, ये फिरोज शाह के काल में भी रहा है, ठीक है, और अलाउद्दीन के काल में भी रहा है, मतलब लंबी उम्र थी। तो इसकी जो किताब है तारीखे फिरोजशाही, उसमें अलाउद्दीन के शासनकाल में जो आर्थिक व्यवस्था हुआ करती थी, आर्थिक नीति हुआ करती थी, उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलता है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी का किताब है तारीखे फिरोजशाही। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए दो नवीनतम कर थे। दो नवीनतम कर, नया नया कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम क्या था? तो एक का नाम था चराई कर। चराई कर यानी पशुओं को चराने के लिए जो फील्ड प्रदान किया जाता था। हालांकि इसी के शासनकाल में सारे जमीन पे अधिकार तो एक राजा का ही होता है। तो वहाँ के जो किसान हुआ करते थे, पशुपालन करने वाले व्यक्ति होते थे, वो अपना पशु को अगर चराने लेके जाते थे, उसके लिए भी उनको टैक्स देना पड़ता था। और साथ में एक गढ़ी कर था। गढ़ी कर क्या था? तो झोपड़ी वगैरह पे लगाया जाने वाला कर था। घर बनाने के लिए झोपड़ी जो बनाया जाता था, उस पे लगाए जाने वाला ये एक प्रकार का कर हुआ करता था। तो दो नए कर की शुरुआत इसने की थी, चराई और गढ़ी कर। ओके ओके, आगे की देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में देखो, मंगोल था ना, मंगोल के बारे में हम बताए थे, चंगेज खान। उस समय चंगेज खान के अत्याचार से सारे राजा डरा करते थे, बहुत खतरनाक हुआ करता था। कल ही बताए थे कि वो अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि यदि आप जितने भी, सैनिकों को आदेश देता था कि तुम जितने भी सर काट के लाओगे मेरे सामने, हम उतना ही तुम्हारे लिए इनाम देंगे। तो उसके लिए उसके सैनिक एकदम राक्षस की तरह महिलाओं के, बूढ़ों के, बच्चों के, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के पेट से बच्चों को काट निकाल के उसका सर काट के लेके जाते थे अल्लाह उसके सामने, ठीक है। मंगोल शासक था, उसके अभी देखो नाम भूल गए, अभी नाम उसका चंगेज खान। चंगेज खान के सामने लेके जाते थे तो उनको इनाम देता था। तो ये बहुत ही क्रूर शासक, क्रूर एक तरह से सरदार हुआ करता था, एक कबीले का सरदार था पहले, तो बहुत क्रूर हुआ करता था। तो इससे सब कोई डरता था। तो अलाउद्दीन के शासन काल में 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ। कब से कब तक लेके? 1297 से लेके 1306 ईस्वी के बीच में। ओके, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, क्योंकि ये राजा के गुण कम थे और रंगीला ज्यादा हुआ करता है। रंगीला एक तरह से होते हैं ना, अजीब इंसान था ये। इसको नंगे स्त्री पुरुष की संगत बहुत पसंद थी। दरबार में कभी कभी नंगे घूमा करता था, कभी स्त्रियों का वस्त्र पहन के घूमा करता था। इसीलिए इसको रंगीला बादशाह भी एक तरह से कहा जाता था। ये बहुत फेमस है, खिलजी वंश में ये शासक बहुत फेमस है। कौन?
तो अलाउद्दीन मुबारक खिलजी। 1316 ईस्वी में ये दिल्ली के सिंहासन पे बैठता है। ठीक है, देखो इसे नग्न स्त्री यानी कि नग्न स्त्री व पुरुष की संगत पसंद थी। ओके, इसीलिए इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। यह कभी कभी राज दरबार में क्या करता था, तो स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। राज दरबार में जब राज दरबार लगा रहता था तो उसमें स्त्रियों का वस्त्र पहन के राज दरबार में आ जाया करता था। समझो कितना ये रंगीला था। बरनी के अनुसार, बरनी क्या किताब बताएं, ठीक है, उसके अनुसार जो मुबारक शाह था, मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मतलब नंगा हो जाता था, पूरे दरबार में दौड़ा करता था। ठीक है, हम बताओ एक राजा का ऐसा हो लक्षण, तो वहां के प्रजा, वहां के जो दरबारी होंगे उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा, है ना। तो वैसे ही व्यक्ति था ये, इसीलिए मुबारक खिलजी, इसीलिए इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। देखो मुबारक खिलजी जो था, मुबारक खां का वजीर एक हुआ करता था जिसका नाम था खुसरो खां। खुसरो खां, ये सब चीजें उसको पसंद नहीं थी, तो क्या करता है ना, 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर देता है। 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर देता है, यानी 4 साल तक ये शासन किया था। 4 साल में इसको मार के खत्म कर देता है। ठीक है, और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पे बैठ जाता है। स्वयं दिल्ली के सिंहासन पे मुबारक खां यानी कि खुसरो खां बैठ जाता है। ओके, अब वंश शुरू होता है तुगलक वंश। ठीक है, वही था खुसरो खां जिसने मुबारक शाह को मारा था। ठीक है, वो दिल्ली के शासन पे बैठता है, और बैठते ही अपना नाम चेंज करता है, और नाम चेंज करके क्या करता है, अपने आप को क्या गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, खुसरो खां जिसने मुबारक खां की हत्या की थी, तो हत्या करके दिल्ली पे तुगलक वंश की स्थापना करता है। कब, तो 1320 में। तो कह सकते हैं 1320 में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक, वहाँ आपको ऑप्शन में खुसरो खां नहीं मिलेगा। खुसरो खां इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब ये तुगलक वंश की स्थापना कर रहा था तो उस समय ये अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक के उपाधि से सम्मानित किया था, और उसी नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ओके, उसी नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। हो सकता है पूछ दे कि गयासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम क्या था, तो खुसरो खां था। ओके, तो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। ओके, देखो अब आगे की बात करते हैं। तो इसने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा देता है। ये थोड़ा अच्छा खासा व्यक्ति था। ठीक है, तो अलाउद्दीन के समय में अमीरों की बहुत सारे भूमि ले ली गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ना अमीर अप्रभावित हो गए थे, मतलब वो शक्तिहीन हो गए थे, उनका कोई वैल्यू नहीं था। इतना मतलब कह सकते हैं हम, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो इतना बड़ा शासक था, इतना बड़ा अत्याचारी भी कह सकते हैं था, कि उसने अमीरों की जो जमीन थी वो ले लिया था, उनको गरीब कर दिया था। अब उनके पास धन दौलत रहेगा नहीं तो प्रभावहीन हो ही जाएंगे। ओके, तो इसने अलाउद्दीन के समय में जो अमीरों की भूमि ली गई थी उसको पुनः लौटा दिया जाता है। और इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण किया था। कुएं और नहरों के निर्माण में इसका प्रमुख नाम आता है किसका, गयासुद्दीन तुगलक का। इसने बहुत सारे नहरों का निर्माण कराया था। नहरों के निर्माण कराने में इसका प्रथम, मतलब एक तरह से प्रथम शासक इसको कहा जाता है। बहुत सारे नहरों का निर्माण ये अपने शासनकाल में कराया। ओके, ये पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण एक तरह से कराना प्रारंभ किया था। इसने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर बसाया। आज के डेट में अगर आप दिल्ली जाइएगा तो तुगलकाबाद स्टेशन भी मिलेगा, रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो उस नगर को बसाने का जो कार्य किया था तो इसी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने ही अपने शासनकाल में बसाया था। ठीक है, उस नगर को इसी ने बसाया था। आगे देखते हैं। तो देखो गयासुद्दीन तुगलक के बाद क्या होता है, तो उलूग खान, इसका नाम जूना खान था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पे 1320 ईस्वी में बैठता है। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पे बैठता है, यानी तुगलक वंश का ये दूसरा शासक था। पहला गयासुद्दीन तुगलक
जो 20 में बैठता है और 25 तक रहता है। और 25 में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ये गयासुद्दीन तुगलक जो उलू खां यानी कि जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पे बैठता है। ओके ओके ओके। यहाँ एक लाइन छूटा हुआ है क्या, तो देखो बंगाल विजय के उपरांत क्या होता है ना, बंगाल विजय के उपरांत यहाँ एक लाइन छूटा हुआ है, हम बता देते हैं लाइन का नाम क्या है। देखो यहाँ तुगलकाबाद की स्थापना तो की जाती है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, लेकिन बंगाल विजय के उपरांत वो आ रहा था, ठीक है, रास्ते में जब गयासुद्दीन विजय के बाद आ रहा था, घर वापसी कर रहा था, तो रास्ते में, ठीक है, जूना महल ये जूना खां के द्वारा एक जूना महल बनवाया गया था जो लकड़ी का बनवाया गया था। वहां पे रात को ठहरता है तो बिल्डिंग गिर जाती है, महल ढह जाती है, उसी में दब के इसकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में। इसी के द्वारा बनवाया गया था, जूना खां के द्वारा ही वो लकड़ी का महल बनवाया गया था। तो कहा जाता है कि उसके एक तरह से हत्या करने में इसी का हाथ था, जूना खान का। जूना खान ने ही वो महल बनवाया था, लकड़ी का महल, और वहीं रात में गयासुद्दीन तुगलक उस महल में ठहरा हुआ था और महल ढह गया, जिसके कारण ये मर गया था, ठीक है। उसके बाद जूना खां ही तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि जूना खान ने ही गयासुद्दीन तुगलक को मारा था, ठीक है। अब देखो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में यह था ना, जो मोहम्मद बिन तुगलक, इसको एमबीटी कहते हैं हम लोग, शॉर्टकट में एमबीटी कहा जाता है। ये सर्वाधिक शिक्षित था, विद्वान था और योग्य व्यक्ति भी था। ये सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति था, तुगलक वंश में ये सर्वाधिक शिक्षित यानी कि पूरे मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। यानी जनता इससे परेशान थी, इसको ना ही जनता के सुख से मतलब था और ना ही उसके दुख से मतलब था। अजीबो तरीके का नीति वगैरह लागू कर देता था। अब बुद्धिमान तो था ही, उसको जो मन में आता था अपने हिसाब से लागू कर देता था, भले जनता के हित में हो या न हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। जनता परेशान थी खूब, इसके शासनकाल में जनता खूब परेशान हुआ करती थी, ठीक है। इसने कृषि के विकास के लिए एक नवीन विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था अमीर-ए-कोही। अमीर-ए-कोही कृषि विभाग के विकास के लिए इसने एक नया विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था अमीर-ए-कोही। एडवर्ड थॉमस का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा तो मोहम्मद बिन तुगलक को एक उपाधि दी थी, ठीक है, इसी के नाम से पुकारता था, प्रिंस ऑफ मनियर्स। प्रिंस ऑफ मनियर्स ये संज्ञा किसने दिया था, तो एडवर्ड थॉमस ने। किसको, तो मोहम्मद बिन तुगलक को, एमबीटी को, ठीक है। आगे की चर्चा करें तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता का नाम सुना होगा। इब्न बतूता जो 1333 ईस्वी में भारत आया था, और भारत आने के बाद सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी का मतलब न्यायाधीश होता है, ठीक है, दिल्ली का काजी यानी दिल्ली का न्यायाधीश, इसी को नियुक्त कर दिया गया। किसको, इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली के काजी नियुक्त कर दिया गया इब्न बतूता को, ओके। और फिर क्या होता है, कुछ सालों बाद, लगभग 9 सालों के बाद यानी 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को चीन भेजा जाता है राजदूत के रूप में, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ओके। राजदूत, यहाँ राजदूत के रूप में चीन भेजा जाता है। इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला। इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जितने भी घटनाएं हैं उसका पूरा विवरण देखने को मिलता है, ओके। ये क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया हुआ था। इसकी पुस्तक क्या है, तो रेहला है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जितने भी जानकारियां हैं वो बढ़िया पूरे विस्तार से मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक व्यक्ति जिसका नाम था जिया नकवी, ओके।
जिसने संस्कृत में कथाओं का एक श्रृंखला, संस्कृत की जो कथाएं थी उसका श्रृंखला फारसी में अनुवाद किया था। भारत में जितने भी संस्कृत बुक थे उसमें कथाएं हुआ करते थे, उसको फारसी में अनुवाद करने का जो कार्य किया था तो इसी ने किया था। किसने? जिया नकवी ने। आगे देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को। डेट याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ईयर याद रखना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखो इसकी मृत्यु 1351 ईस्वी में हो जाती है। कब? तो सिंध जाते हुए ठट्टा के निकट एक गोडाल में हो गई थी। ठट्टा के निकट एक गोडाल में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शासन आता है किसका? तो उसके बाद शासन आता है कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसके बारे में और भी जानकारी है जो हम लोगों को पढ़ना बाकी है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, जो एग्जाम में पूछता है। तो इसी के शासन काल में दक्षिण भारत की बात की जा रही है। दक्षिण भारत में दो भाई हुआ करते थे जिनका नाम था हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की थी। स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा इसी के शासनकाल में किया गया था। हालांकि ये मोहम्मद बिन तुगलक तो दिल्ली पे शासन कर रहा था, लेकिन ये दक्षिण भारत में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। ओके, ये दोनों भाइयों ने, हरिहर और बुक्का, जिसका नाम था क्या? तो विजयनगर। और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने इधर ये दक्षिण भारत में स्थापित किया था। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना दक्षिण भारत में किया था, जहां तमिलनाडु वगैरह ये सब एरिया है वहां पे किया था। लेकिन अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में अपना एक स्वतंत्र बहमनी राज्य की भी स्थापना की थी। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा 1347 ईस्वी में एक बहमनी राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर एक इतिहासकार था जिसका नाम था बदायूनी। वो अपनी किताब में क्या लिखता है? तो बदायूनी उसकी मृत्यु पे लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। कहने का क्या मतलब है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल जाती है और उसको भी लोगों से मुक्ति मिल जाती है। ये अपने किताब में लिखता है। ये लाइन टैग लाइन के रूप में प्रयोग होता है एग्जाम में। ओके, ये किसकी किताब है? तो बदायूनी की किताब। ओके, अब इसने दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का कब्र पर मकबरे बनवाए थे। ओके, कब्र पर मकबरे बनवाने का जो कार्य किया था। हालांकि शेख निजामुद्दीन औलिया इसी के गुरु हुआ करते थे। ठीक है, इसी के, तो उनके कब्र पे इसने मकबरे बनवाए थे। अब देखो फिरोज शाह तुगलक जब उसकी मृत्यु हो जाती है कब? 20 मार्च 1351 ईस्वी में। तो वहां दिल्ली का शासक कौन बनता है? तो फिरोज शाह तुगलक। वो अपना राज्याभिषेक करवा लेता है ठट्टा में। कब? 20 मार्च 1351 को। लेकिन कुछ महीनों बाद पुनः अगस्त में ये दिल्ली में भी अपना पुनः राज्याभिषेक करवाता है। ओके, तो पहले हम लोग तुगलक वंश में सबसे पहले हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़े, फिर हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़े। अब शासन आता है किसका? फिरोज शाह तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1351 में। तो 1351 में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तब वहां पे शासन स्थापित होता है फिरोज शाह तुगलक का। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो फिरोज शाह ने अपने शासन काल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर देता है। पहले से उसके शासन काल में जो 24 प्रकार के कष्टदायक कर लगाए जा रहे थे लोगों के ऊपर, वहां के जो आम जनता थे उनके ऊपर, उसको समाप्त कर देता है। और समाप्त करने के बाद मात्र 4 कर, केवल 4 प्रकार के कर वसूलने का आदेश देता है। यानी कि 24 करों में 20 को समाप्त करके केवल 4 को छोड़ देता है। और 2 नया कर भी लगवाया था, 2-4 नया कर भी स्टार्ट किया था हालांकि। तो देखो वो 4 कर कौन होते हैं? तो खराज होता है जिसका मतलब लगान होता है, खुम्स होता है, खुम्स का मतलब युद्ध में लूटे हुए माल, उस पर भी कर लगता था। जजिया कर भी लगवाया था। जजिया कर क्या था? तो गैर मुस्लिम से लिया जाता था।
यानी गैर मुस्लिम यानी मुस्लिमों के अलावा जो भी वहाँ निवास करते थे, उसके शासनकाल में रहते थे लोग, उनसे ये कर लिया जाता था। किस लिए लिया जाता था? तो उनका कहना था कि भैया तुम मतलब अन्य जातियों को कहता था कि हम तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसके लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा हमें। तो जो गैर मुस्लिम व्यक्ति थे उनसे जजिया कर लिया जाता था। किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और जकात भी लिया जाता था। ये जकात भी ये किससे लिया जाता था? तो ये मुसलमानों से ही लिया जाता था। मुसलमानों में ही जो अमीर हुआ करते थे, मतलब जिस हिसाब से जिसकी संपत्ति थी, तो ये एक प्रकार का संपत्ति कर था। ठीक है, तो इस 4 प्रकार के कर इसके द्वारा लिए जा रहे थे। किससे? तो फिरोज तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक। खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज, खुम्स, जजिया, जकात। आगे की बात करते हैं। तो फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया था। ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है, ये ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला एक बार और लगा था अलाउद्दीन के समय में ही, हालांकि जजिया कर था, लेकिन वो ब्राह्मणों पे नहीं लगाता था। ठीक है, उससे पहले भी एक शासक हुआ करता था, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो भी जजिया कर लगाया था, लेकिन उसने भी ब्राह्मणों पे नहीं लगाया था। लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक था, वो ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, इसने एक नया कर स्टार्ट किया था, नया कर, सिंचाई कर। ओके, इसने एक नया कर, 4 के अलावा एक नया कर भी स्टार्ट किया था, जिसको सिंचाई कर कहा जाता था। हालांकि नहरों का निर्माण भी इसके शासनकाल में हुआ था, तो उसके लिए ये कर वसूल करता था। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था और 300 नए नगर की स्थापना की थी। इसने 5 बड़े नहरों का भी निर्माण किया था और 300 नए नगर की स्थापना की थी। आगे की बात कर लेते हैं। तो फिरोज तुगलक ने खिजराबाद एवं मेरठ से, खिजराबाद और मेरठ से अशोक के जो शिलालेख थे वो मंगाता है और मंगा के दिल्ली में स्थापित कर दिया जाता है। दिल्ली में उसको स्थापित कर दिया जाता है। किसको? तो अशोक के जो शिलालेख थे, 13 शिलालेख, उसमें से 2 को ये मंगाता है और दिल्ली में स्थापित कर लिया जाता है। इसने एक नए विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात क्या था? तो उसके शासनकाल में जो विधवा महिलाएं थी, अनाथ बच्चियां थी या बूढ़ी महिलाएं जो हुआ करती थी, खास के महिलाओं के लिए था, उनके लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। उनके देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने खैरात। तो दीवाने खैरात की स्थापना इसी के फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। अब देखो, सल्तनतकालीन सुल्तानों में कहा जाता है कि सब दासों की सबसे ज्यादा संख्या इसी के शासनकाल में हुआ करती थी। पूरे सल्तनतकालीन जितने भी सुल्तान हुए, चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, लोधी वंश हो, कोई भी वंश हो, सैयद वंश, जो भी वंश हो, उन वंशों में अगर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दास इसी के शासनकाल में रहते थे, लगभग 1,80,000 के आसपास। ओके, किसके समय में? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। इन दासों के देखभाल के लिए एक नया विभाग स्थापित किया गया था जिसका नाम था दीवाने बंदगा। दीवाने बंदगा कल ही बताए थे, बंदगा का मतलब क्या होता है? दास। तो दीवाने बंदगा विभाग की स्थापना इसी के द्वारा करवाया गया था। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये इतने दास क्यों रखता था? दासों से बहुत सारे काम कराए जाते थे। ठीक है, कभी कभी घर के काम तो कराए जाते थे राज दरबार के, लेकिन कभी कभी क्या होता था, लड़ने के लिए भी दासों को भेज दिया जाता था। सैनिक के रूप में भी उनका प्रयोग किया जाता था। उनको दास है तो उसको तो सैलरी वगैरह देना नहीं रहता है, बस खाना पानी देना रहता है, और खाना पानी दे के बस यूज करते रहो, जितना यूज करना है दासों को करते रहो। इसने अपने एक उसकी आत्मकथा है जिसका नाम है फतुहा फिरोज शाह। ये स्वयं लिखा था, इसको ये स्वयं लिखा था। ये पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक का जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? तो फतुहात फिरोज शाही। इसने चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के जारी किए थे। चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के जारी कर किया था और बड़ी संख्या में, बहुत अधिक संख्या में जारी किया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1388 ईस्वी में हो जाती है। ओके, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो जाती है। ओके, अब क्या होता है? तो इसके द्वारा कुछ काम किए गए थे, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला यानी फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण भी करवाया था।
दिल्ली में, ध्यान रखना ये कोटला, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह तुगलक का निर्माण, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला, दिल्ली की कोटला में, ठीक है, फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब देखो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक पूछे तो वो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। 3 शासक महत्वपूर्ण शासक हुए थे तुगलक वंश में, एक गयासुद्दीन तुगलक, एक मोहम्मद बिन तुगलक, एक फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों महत्वपूर्ण शासक थे और इन्हीं से तीनों से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। और इसका अंतिम शासक कभी कभी पूछ लेता है तुगलक वंश का, तो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन, हीरो का नाम है नासिरुद्दीन शाह, उसी के नाम पे इसका नाम है नासिरुद्दीन शाह महमूद तुगलक। ओके, तैमूरलंग ने इसी के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूरलंग है ना, इस पे धारावाहिक बना हुआ है। और वो कौन हीरो है? देखो जिसका नाम याद नहीं आ रहा है, करीना कपूर का, ठीक है, उसी का एक लड़का हुआ है जिसका नाम रखा गया था तैमूरलंग। तो उस पर काफी अच्छा खासा बवाल हुआ था पूरे देश में, है ना, तैमूरलंग। तो तैमूरलंग ने इसी के समय में दिल्ली पे आक्रमण किया था। कब? तो 1398 ईस्वी में। इसी के समय में ही एक हिजड़ा जिसका नाम था मलिक सरवर, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है इससे। मलिक सरवर, इसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ये हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना इसी के शासनकाल में, किसके? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में स्थापित किया था। अब बात करते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश, इसका शासनकाल 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक रहता है। ओके, तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां। कौन था? तो खिज्र खान था। ये संस्थापक के बारे में पूछता है। खिज्र खां क्या था? तो ये तैमूरलंग का ही सेनापति हुआ करता था। तैमूरलंग का सेनापति हुआ करता था। जब तैमूरलंग भारत से वापस जाने लगा तो उसने अपने ये दिल्ली का शासन इसी को सौंप के और चला गया था, ठीक है, जिसके लिए ये समय समय पर उसको कर भेजा करता था। ओके, अब देखते हैं। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, जब तैमूरलंग भारत से वापस जा रहा था अपने यहाँ, तो उसने खिज्र खां को मुल्तान, जो पाकिस्तान के, ये तीनों हिस्से पाकिस्तान में ही है वर्तमान, वो वाला हिस्सा सौंप के चला गया था। ठीक है, खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर का जो बेटा हुआ करता था, तैमूर का यहाँ पुत्र रहेगा, ठीक है, तैमूर का पुत्र जिसका नाम था शाहरुख, उसको कर भेजा करता था। तैमूरलंग गया, उसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद उसका बेटा शासक बना, तो उसके पास ये खिज्र खां हमेशा समय समय पर हर साल कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है 1921 ईस्वी में। ठीक है, खिज्र खां का पुत्र, उसका पुत्र जिसका नाम रहता है मुबारक खां, उस शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली के राजगद्दी पे बैठता है। ओके, उसी ने, ये मुबारक शाह ने, मुबारक खां से वो मुबारक शाह बन गया था। जब शाह की उपाधि धारण कर ली थी तो शाह बन गया था। तो यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना इसी ने की थी, मुबारक शाह ने। ओके, सैयद वंश का जो अंतिम सुल्तान हुआ करता था उसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ओके, इस वंश का शासन कब तक रहता है? तो लगभग 37 वर्षों तक इस वंश का शासन रहता है। आगे की बात कर लेते हैं, तो आगे की बात करते हैं। अब आता है लोधी वंश, यानी सल्तनत काल का अंतिम वंश था लोधी वंश। लोधी वंश की समाप्ति कैसे होती है? तो भारत में बाबर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध होती है, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है और सल्तनत काल का अंत भी हो जाता है और लोधी वंश का भी अंत हो जाता है। और वहां से बाबर, अकबर, इन सब का शासन शुरू होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सल्तनत काल का अंतिम वंशज के बारे में, जिसका नाम था लोधी वंश। लोधी वंश, ओके, इसकी स्थापना, लोधी वंश की जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। कब? तो 1491 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा। 1526 ईस्वी में ही भारत पे बाबर ने आक्रमण किया था और इब्राहिम लोधी को हरा के दिल्ली पे बाबर का शासन स्थापित हो गया था। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। वह 19 अप्रैल 1491 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है।
कब दिल्ली के सिंहासन पे बैठता है? तो 1451 ईस्वी में। तो दिल्ली का जो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो बहलोल लोदी को ही जाता है, क्योंकि ये लोधी वंश था, वो अफगान से आया था, अफगानिस्तान वर्तमान में जो वहां के रहने वाले थे ये। तो दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो लोधी, बहलोल लोधी को ही जाता है। ओके, वो अपने सरदारों को मकसद अली कह के पुकारता था। जो वहाँ के अमीर या जो हुआ करते थे उसके सैनिक, उसको सरदार कहा जाता था, उसको ये मकसद ए अली के नाम से पुकारता था। अब वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं खड़ा रहता था। कितना सम्मान करता था, है ना, कितना सम्मान करता था अपने सरदारों को, कि उसके सरदार अगर खड़े रहते थे तो ये भी खड़ा रहता था। कौन? तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां, यहाँ देखो, यहाँ 1489 होना चाहिए, ठीक है, 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ये बहलोल लोधी का शासन समाप्त होने के बाद उसका पुत्र होता है जो सिकंदर लोधी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो सिकंदर लोधी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसका नाम क्या रहता है? निजाम खां, लेकिन अपने आप को सिकंदर लोधी की उपाधि देता है और उस नाम से अपना शासन चलाना प्रारंभ करता है। देखो, जो भी शासक देखोगे ना आप सल्तनत काल के, उनका नाम कुछ और रहता है, लेकिन जब वो गद्दी पे बैठते हैं ना तो अपने आप को एक अलग नाम से उपाधि करते हैं, अपनी संबोधित करते हैं, वो उपाधि प्राप्त करते हैं और उसी नाम से राजकाज संभालते हैं और शासन चलाते हैं। तो इसका नाम तो था निजाम खां, लेकिन अपने आप को सुल्तान सिकंदर शाह यानी सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इतिहास में भी इसका नाम सिकंदर लोधी ही है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने, वही सिकंदर शाह इसकी बात कर रहे हैं, ओके, बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आज के डेट में जो आगरा देखने को मिलता है उसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। भूमि मापन के लिए एक पैमाना विकसित किया था जिसे गजी सिकंदरी कहा जाता है, वो इसी ने किया था। ठीक है, किसने? तो सिकंदर लोधी ने। गजे सिकंदरी का पैमाना का प्रचलन इसी के शासनकाल में हुआ था। गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखा करता था। गुलरुखी शीर्षक नाम से जो सिकंदर लोधी था वो फारसी कविताएं लिखने वाला ये शासक हुआ करता था। इसने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाई। पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन ये आगरा शहर की स्थापना करता है और वहीं पे अपना राजधानी स्थानांतरित कर देता है। इसने नगरकोट का एक मंदिर था जिसका नाम था ज्वालामुखी मंदिर, इसकी मूर्ति को तोड़वाता है और मूर्ति के जो टुकड़े थे उसको क्या करता है? तो कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे देता है। कितना हरामी इंसान था, है ना, कितना कमीना इंसान था। वहां ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्ति थी उसको तुड़वाता है और उसके जो पत्थर उठे, ठीक है, उस टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे देता है। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने से भी मना कर दिया। ओके, और मुसलमान जो स्त्रियां हुआ करती थी उनको पीरों और संतों के मजार पे जाने से रोक लगा दिया गया। संतों के मजार पे जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी ये कमीनाईपन अपना लिया था। अब आगे देखते हैं। तो गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की भी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी की भी मृत्यु हो जाती है। और इसी दिन इसका पुत्र होता है इब्राहिम, जो अपने आप को इब्राहिम शाह की उपाधि देता है और आगरा के सिंहासन पे विराजमान होता है। ओके, और यही देखो अंतिम शासक यही था, लोधी वंश का अंतिम शासक 17 में बैठता है, 1517 में। 1526 ईस्वी में बाबर के साथ इसका युद्ध होता है, उसके बाद ये हार जाता है। ओके, तो कौन रहता है? इब्राहिम शाह। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतः होली में भाग लेता था। सिकंदर लोधी हिंदुओं के त्योहार होली जो हम मनाते हैं
उसमें भाग लेने वाला ये हालांकि प्रथम शासक हुआ करता था। एक नोटेड पॉइंट क्या है, तो दिल्ली की जो मोठ मस्जिद है सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ जो भोइया थे उसने बनवाया था 1505 ईस्वी में। ओके, आगे की बात कर लेते हैं। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों हार गया और यहीं पे बाबर ने इसको मार डाला। ओके, इब्राहिम लोदी को खत्म कर दिया। अब देखो, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित करने वाला जो शासक हुआ करता था वो दौलत खां लोदी ही था। इसी का चाचा था, इब्राहिम लोदी का चाचा हुआ करता था। ठीक है, इसने एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आजम खां, ये दोनों दौलत खां लोदी और इब्राहिम के चाचा आजम खां, ये दोनों ने ही नियंत्रित किया। हालांकि ये चाचा था, ठीक है, ये हम गलत बोल दिए, दौलत खां लोदी चाचा नहीं था, आजम खां इसका चाचा था। आजम खां ने, इन दोनों ने बाबर को इब्राहिम लोदी पे हमला करने के लिए निमंत्रित किया हुआ था। और बाद में ये तो हमला करके इब्राहिम लोदी को तो मार ही डालता है, शासन स्थापित कर देता है और इन लोगों को भी खत्म कर देता है, इन लोगों का भी राजपाट छीन लेता है। अब इसके बाद क्या आता है, तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था शुरू होती है। तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था हम लोग कल से शुरू करेंगे, ठीक है, और जो भी नए टॉपिक हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। तो आज का जो सेशन है हम यहीं रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।